नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड में होने वाले सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था CNT एक्ट। ठीक है, कल हम लोगों ने CNT एक्ट को पूरा ख़त्म कर लिया था। अगर आपने हमारी CNT एक्ट की श्रृंखला को नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ के लिंक पे क्लिक करिए और आराम से आप मेरे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ जाइए आप और एक बार पढ़ के देखिए कैसा लग रहा है। CNT एक्ट मैंने किस टाइप से पढ़ाया है, ठीक है, और मैंने हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है, बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाया है। ठीक है, आप एक दो बार उस वीडियो को देखिए और आराम से MCQ लगाइए। ठीक है, नहीं तो अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बुक से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि बुक से पढ़ने में मेरे को 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, मैं तो आपको नोट से पूरा जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख के पढ़ा रहा हूँ। चलिए, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और ये जो मैं आज SPT एक्ट पढ़ाऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, मतलब समझ रहे हैं, सभी के सभी एग्ज़ाम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और CGL में तो इसके से एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगर JPSC में इसमें भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बता रहा हूँ ना, इस SPT और CNT एक्ट को मिला दो ना, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया, बता रहा हूँ ना, 4 वीडियो होगा। ठीक है, CNT एक्ट का 2 और SPT का 2। अगर आप चारों वीडियो को अच्छे से देख लिए और मेरा जो लास्ट में आएगा MCQ उसको अगर आप देख लेंगे तो मैं बता रहा हूँ ना, 8+ क्वेश्चन टच करके आएंगे। और 8+ क्वेश्चन बहुत होता है भाई JPSC में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, इसमें हम पृष्ठभूमि को देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे, अध्याय को देखेंगे, महत्वपूर्ण धाराएं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के पढ़ना तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए हमारे नोट्स तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये नंबर है मेरा। अगर आपके पास समय कम है या फिर जॉब करते हैं आप, क्योंकि अगर आप नोट्स अभी बनाने जाइएगा ना, 2-3 महीने नोट्स बनाने में लग जाएगा। ठीक है, तो आपकी सहूलियत को बोल रहा हूँ, क्योंकि JPSC में वक्त की बहुत कीमत है, मैं पहले से ही बोलता आया हूँ और ये सत्य है। अगर आप अभी नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ना, आप PT निकाल लेंगे, PT में आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, मगर मेंस में आप गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप मेंस और PT की तरह दोनों एक साथ करिए। ठीक है, तो चलिए, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, आप खुद समझते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, चलिए, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट 1949। तो इसकी पृष्ठभूमि को हम देखेंगे कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किसके लिए आया, क्यों आया, क्या इसकी ज़रूरत थी, किन जिलों में लागू है। ठीक है, कितने अध्याय हैं, कितने धाराएं हैं। ठीक है, और इसको लाने से क्या क्या मतलब बेनिफिट हुआ जनजातियों को, ये सही, इस सब का क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पृष्ठभूमि किसकी, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की। ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा जूम कर लूँ। चलिए आराम से आप देखिएगा, थोड़ा लेंदी लग सकता है, थोड़ा बोरिंग चैप्टर भी है मैं मानता हूँ, मगर आराम से पढ़िए क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है ना। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, SPT एक्ट 1949, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड है मगर आराम से समझेंगे, आराम से समझ लेंगे। थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं जिससे हमें SPT एक्ट को समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा पृष्ठभूमि भी देख लेंगे। तो ओवरव्यू समझ लीजिए आप। तो संथाल परगना एक्ट का संबंध मूल रूप से कहाँ है, तो संथाल परगना से है। ठीक है, और संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। और संथाल परगना जिला को हम जंगल तरी, डामने को और नरीखंड के रूप में जानते हैं। आप इतना याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जैसे मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। उतना अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है, मगर अरे ये तो और गंदा हो जा रहा है ना। चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये संथाल परगना क्षेत्र है। ठीक है, और यही संथाल परगना क्षेत्र में SPT एक्ट लागू किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, 6 जिले शामिल है। ठीक है, और इसका जब गठन कब हुआ था, तो 1855 में इसका गठन हुआ है और इसको हम जंगल तरी, दामनी को और नरीखंड के रूप में जानते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। और इसमें है सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति निवास करते हैं, तो इसमें संथाल, पहाड़िया, कोल और महली, ये जो जनजाति हैं प्रमुख तौर से इसमें निवास करती हैं। चलिए अब इतना समझ गए, अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए 1793। ठीक है, अगर आपने मेरा जो CNT एक्ट का वीडियो देखा होगा तो शायद आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, 1793 से पहले से मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ना, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा जहाँ से अच्छा रहेगा कि ये जो संथाल परगना एक्ट था, इसको लाने में क्या क्या मतलब क्यों लाया गया इसको। ठीक है, तो और इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपको मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ था 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, हमारे यहाँ से कौन लड़ा, शाह आलम द्वितीय लड़े। ठीक है, शाह आलम द्वितीय लड़े, साथ में कौन था, शुजाउद्दौला थे और मीर कासिम थे। ये तीनों मिलकर अंग्रेज़ से लड़े और अंग्रेज़ से वो हार गए। अंग्रेज़ से जब हार गए हैं तो क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि साइन हुई। इलाहाबाद की संधि में क्या था, उड़ीसा उड़ीसा बंगाल और बिहार की जो जो बंदोबस्ती थी, ठीक है, वो किसे दे दिया गया, तो वो दे दिया गया ब्रिटिश सरकार को। ठीक है,
ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया और उसी क्षेत्र में शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो झारखंड की दीवानी थी वो भी ब्रिटिश सरकार को सौंप दी गई। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, सब भाई बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी इनको मिल गई, साथ में झारखंड की भी दीवानी मिल गई। तो 1767 में पहली बार झारखंड में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। जब अंग्रेज कहाँ से प्रवेश किए थे, तो सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश किए थे, सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश किया। और उस समय क्या हुआ ना, जैसे ही अंग्रेज आया ना, तो उन्होंने आदिवासियों की जो जीवन जीने की शैली थी, उनकी जो शासन व्यवस्था थी, या फिर उनका जो जो सांस्कृतिक था, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत थी, तो उन सब में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, उनकी ज़मीन को हड़पना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण ढाल विद्रोह हुआ था। ढाल विद्रोह हुआ, चुआर विद्रोह हुआ, गढ़वाल विद्रोह हुआ, आपको याद ही होगा, ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। तो ये क्यों हो गया था, क्योंकि जो अंग्रेज आए थे वो उनकी ज़मीन को हड़पते थे, ठीक है, उनसे ज़्यादा लगान वसूलते थे, राजस्व उनसे लेते थे, इसी कारण ये सब विरोध हो रहा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा कारण था उनका ज़मीन को हड़पना, ठीक है, ज़मीन को हड़पना चाहते थे, क्योंकि क्या था ना कि जैसे कि क्या चाहिए था उनको, अंग्रेज़ को चाहिए था लगान, उनको पैसा चाहिए था। तो अंग्रेज़ क्या करते थे ना कि अगर जैसे कि नागवंशी शासक अगर किसी ज़मीन को अगर मतलब नागवंशी शासक अगर राजस्व देने में अगर कमी कर देते थे, तो क्या करते थे अंग्रेज़ उस ज़मीन की नीलामी कर देते थे। कुछ ज़मीन की नीलामी करके अपने जो राजस्व था उसका हिस्सा ले लेते थे, समझ रहे हैं आप। मतलब जो लगान था उसका हिस्सा ले लेते थे किसी चीज़ को नीलामी करने के लिए। नीलामी किसके साथ करते थे, तो वो नीलामी करते थे कहाँ, ज़मींदारों के साथ। और ये ज़मींदार कहाँ के थे, तो उड़ीसा के थे। उड़ीसा, बंगाल और बिहार के एकदम जो साहूकार थे, जो ज़्यादा पैसे वाले थे, उनको ये ज़मीन बेच देते थे। और जब ज़मीन बेच देते थे तो वो यहाँ के बस जाते थे, ठीक है। और फिर वो और औने पौने दाम पे सब ज़मीन खरीदते थे, किससे, तो जनजातियों से। और उनकी जनजातियों को के ज़मीनों को छीन भी लेते थे ना, वो ब्रिटिश सरकार का वो फर्जीनामा दिखा दिखा के, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि जब जो जनजाति थे उन पर बहुत सारा शोषण होने लगा, ठीक है। उसी का जो आगे मैं बताता हूँ, आगे में प्रावधान, ठीक है। आगे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे आगे, देखिए अब यहाँ से देखिएगा। तो क्या हुआ ना कि उन जनजातियों को बहुत सारा शोषण होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में क्या अस्थायी बंदोबस्ती लागू की गई, ठीक है। और अस्थायी बंदोबस्ती को हम जमींदारी बंदोबस्ती भी कहते थे। इसमें क्या हुआ, इसमें जो जैसे कि लगान वसूलने और नजराना वसूलने का जो अधिकार था वो किसको दे दिया गया, जमींदारों को दे दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब हम जमींदारों को दे देंगे लगान वसूलना और नजराना वसूलना, तो जमींदार तो हमारा शोषण करेंगे। तो जमींदारों ने क्या किया, जनजातियों को जमकर शोषण किया, जिसके विरोध में तिल का विद्रोह हुआ, ठीक है। और संथाल विद्रोह हुआ। तिल का विद्रोह आप समझते हैं, तिल का विद्रोह कब हुआ था, तो 1700 क्या था, 1784 से 1785 में हुआ था, ठीक है। और 1785 में तिलका जो माझी थे, ठीक है, तिलका माझी को फांसी दे दिया गया था। कहाँ दे दिया गया था, तो भागलपुर में। कब, तो बरगद के पेड़ पर दे दिया था 1785 में, ठीक है। और इनको पहला शहीद का भी दर्जा प्राप्त है, क्योंकि पूछा भी गया है। और इनका और नाम भी है, इनको रॉबिन हुड भी बोलते हैं, ठीक है, जबला पहाड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या था, जमींदारों ने जमकर शोषण किया। उसके विरोध में पहला विद्रोह क्या था, तिल का विद्रोह था। किस क्षेत्र में, तो तिल का विद्रोह था कहाँ, संथाल परगना क्षेत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ कब, तो 1855 में, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए क्या हुआ, 1855 में विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया, ठीक है। विरोध के कारण 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों ने संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया, ठीक है। और उनकी जो माझी परगना व्यवस्था थी, ठीक है, उनको उन्होंने फिर पुनः स्थापित कर दिया गया, ठीक है। वो समझ गए थे कि अगर हम लोग ज़्यादा शोषण करेंगे, ज़्यादा इन पर जुर्म ढाएंगे, तो इनका विरोध बढ़ता जाएगा और ये हमारे सरकार को कबाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। क्योंकि जो संथाल विद्रोह था ना, संथाल विद्रोह इतना व्यापक था कि आपको क्या बताऊँ मैं। ये जो संथाल विद्रोह था, ये पूरे देश में फेमस हो गया था, ठीक है। और देश में क्या, ये विदेश में भी फेमस था। तभी तो कार्ल मार्क्स ने अपने दास कैपिटल जो नामक बुक है उसमें इनका जिक्र किया हुआ है, संथाल परगना मतलब संथाल विद्रोह का, ठीक है। और इसी दो कानून के नेतृत्व में हुआ था, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया 1855 में, उसी समय हमारे संथाल परगना का क्या हो गया, तो गठन हो गया, ठीक है। और उसी समय हमारे माझी परगना व्यवस्था थी, उसको भी मंजूरी भी मिल गई, ठीक है, कि आप अपनी शासन व्यवस्था को आराम से चलाइए, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा याद रखिए, डेट याद रखिएगा कि 1874 में संथाल परगना के क्षेत्र को अनुसूचित जिला अधिनियम में जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, अनुसूचित जिला अधिनियम में कब जोड़ा गया, किसको, तो संथाल परगना को, तो 1874 में, ठीक है। आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक है, जोड़ दिया गया। अब समझिए, इस क्षेत्र में विरोध को देखते हुए इस क्षेत्र में भाई शांति लाना था, ठीक है। तो इस क्षेत्र में शांति के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक विनिमय पारित किया, ठीक है। यहाँ इस क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र में मतलब ज़्यादा विरोध हो रहा था, उसको देखते हुए इन्होंने एक क्या किया, विनिमय पारित किया, जिसे हम संथाल परगना बंदोबस्ती विनिमय के रूप में जानते हैं, ठीक है, 1874। और इसी के बाद क्या हुआ था ना, ये जो बंदोबस्ती लाया गया ना, संथाल परगना बंदोबस्ती विनियम, उसके बाद ही 1874 में संथाल परगना को अनुसूचित जिला में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए, वो किस लिए जोड़ा गया, क्योंकि संथालों की ज़मीन का संरक्षण किया जा सके, संथालों जो जनजाति है उन पर ज़्यादा शोषण ना हो, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हुआ,
ठीक है। अब आज़ादी के बाद समस्याओं के लिए, ठीक है, जब जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो संथालों की समस्याओं के लिए भारत सरकार द्वारा क्या जारी किया गया, तो संथाल परगना भूधारण अनुपूरक अनुबंध 1949, जिसे हम SPT एक्ट कहते हैं, जिसे हम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, किस लिए लाया गया, तो संथाल परगना की समस्या, मतलब संथाल परगना में जो भी जनजाति उनकी समस्याओं के समाधान है, तो सरकार झारखंड सरकार और भारत सरकार ने मिले क्या किया, उसमें भारत सरकार थी और बिहार सरकार, तो भारत सरकार ने क्या किया, संथाल परगना के लिए एक अच्छा सा नियम बनाया जिसको हम SPT एक्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए। तो SPT एक्ट 1949, ठीक है। तो चलिए, ये क्या ना, ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ आप किस टाइप का झेल रहे हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमने जो झेलने का जो जो इतिहास था ना वो पढ़ दिए, पृष्ठभूमि थोड़ा झेलने टाइप था, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं, अगर पृष्ठभूमि आप नहीं पढ़ेंगे ना तो SPT के इतिहास को नहीं जान पाएंगे, क्यों लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था, तो वो थोड़ा पढ़ना जरूरी था। चलिए, अब यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होता है SPT एक्ट, और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपकी पृष्ठभूमि से अगर 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, बाकी जो अगर SPT से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मगर आप ध्यान धरिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा, और 1-2 बार देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा। क्या ना, बोरिंग तो होगा, तो आपको पढ़ना है यार, क्योंकि आपको ही ऑफिसर बनना है। क्या, तो कष्ट तो आपको ही सहना पड़ेगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है तो कष्ट आपको सहना पड़ेगा। चलिए, तो बोरिंग होते हुए भी आपको पढ़ना ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो SPT एक्ट 1949 ये किसके लिए लाया गया था भाई, तो किस उद्देश्य के लिए, तो संथालों की जो भूमि थी उसके संरक्षण के लिए SPT एक्ट लाया गया था। ठीक है, उद्देश्य है इसका। और ये SPT एक्ट जो लाया गया था, जो इंक्वायरी कमेटी थी बैठी थी हुई थी, वो इंक्वायरी कमेटी कब बैठी हुई थी, तो 1937। आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि SPT एक्ट को लाने से पहले जो इंक्वायरी कमेटी जो गठित की गई थी, तो वो कब की गई थी, तो 1937। ठीक है, 1937 में गठित की गई थी। और जो इसका जो SPT एक्ट की जो रूपरेखा तैयार करते थे, ठीक है, जो रूपरेखा तैयार किए थे उनका नाम था JF गैंटचर। क्या है, JF गैंटचर। ठीक है, गैंटचर नाम उसका। ठीक है, आप याद रखिएगा। ये जैसे हमारे जो CNT एक्ट में पढ़े थे, हमको H हॉफमैन पढ़े थे। H हॉफमैन ने क्या किया था, CNT एक्ट की रूपरेखा तैयार की थी, उसी प्रकार SPT की जो रूपरेखा हो वो JF गैंटचर ने तैयार किया। ठीक है, आप इन्हें याद रखिए। और जो संथाल परगना जो काश्तकारी अधिनियम है वो कितने जिलों में लागू है, तो संथाल परगना क्षेत्र के 6 जिलों में लागू है। ठीक है, 6 जिलों में लागू है। उनमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 2 अनुसूचियाँ हैं। उनमें अध्याय कितने हैं, तो इनमें अध्याय 9 है। उनमें धाराएँ कितने हैं, तो धाराएँ कितने हैं, 72 है। आपको ये रट जाना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2013 में का एग्जाम था ना, उसमें बस जो JPC 2013 था, बस यही पूछा था कि CNT एक्ट था ना, नहीं SPT एक्ट कब लागू किया गया था। ठीक है, तो आपको ये देखना है कब लागू किया था, 1949 ईस्वी को। आप इतना टिक करके आ सकते थे। ठीक है, तो अब जो है क्या है ना, अब पहले पहले ईजी क्वेश्चन आते थे, मगर अब टफ हो गया, क्योंकि क्या है ना, कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपको पूरा अब तो धाराएँ से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको धाराएँ पढ़नी होंगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप JSSC CGL या फिर उत्पाद सिपाही और या फिर झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका तो एक ही स्लाइड में हो जाएगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो पेज, इसी पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये इतने से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो आप ये ओवरव्यू देख सकते हैं। अगर आप JPC तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, SPT एक्ट से 5, CNT से 5। ठीक है, और SPT तो CNT से बहुत अच्छा है, इसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, मगर CNT में बहुत सारी धाराएँ हैं ना। चलिए, इसमें धाराएँ कितने हैं, बस 42, मतलब 72, मैं 42 बोल रहा हूँ, सॉरी, 72 धाराएँ हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो SPT एक्ट है वो, उसमें इंक्वायरी कमेटी 1937 इन्होंने रूपरेखा तैयार किया, तो JF गैंटचर। उद्देश्य क्या था, संथालों की भूमि का संरक्षण। कितने जिलों में लागू है, 6 जिलों में। कितनी अनुसूचियाँ हैं, 2 अनुसूची। कितने अध्याय है, 9 अध्याय। कितनी धाराएँ हैं, 72 है। ठीक है, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें संशोधन कब कब किए गए हैं, तो पहला संशोधन 1950 में, और जो लेटेस्ट जो संशोधन है वो कब किया गया है, तो 2016 में। कब, तो रघुवर जो सरकार थी उसमें इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन किसमें किया गया, तो धारा 13 में। आप याद रखिए, धारा 13 में संशोधन किया गया। ठीक है, और 1950 में जब संशोधन किया गया तो 5, 11, 21, 24, 32, 44, 50 में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। जो लेटेस्ट जो संशोधन है वो 2016 में किया गया है, और धारा कौन सा था, तो 13। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका जो जो झारखंड पुलिस है या फिर उत्पाद जो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो JSSC लेवल का जो एग्ज़ाम है, उस ये सब क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे ज़्यादातर। चलिए, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट अध्याय देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 9 अध्याय है। ठीक है, 9 अध्याय को पूरा समझ लेंगे। ठीक है, चलिए 9 अध्याय में देखते हैं। पहला अध्याय समझते हैं। अगर पहला अध्याय है तो पहला अध्याय में क्या होगा, SPT का नाम होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ विस्तार है, उसमें क्या क्या परिभाषा है SPT एक्ट की, यही सब दिया हुआ है। ठीक है, 1 से 4 धारा तक। ठीक है, जो जो मैंने कलर किया ना, तो उसको बस आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं अध्याय से, मगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो धारा मतलब अध्याय 2 क्या कहता है, अध्याय 2 कहता है ग्राम प्रधान और मूल रैयत। ठीक है, ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा, इनके प्रावधान का जो जो चर्चा है वो कब, वो किस अध्याय में किया गया था, तो अध्याय 2 में किया गया। आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो अध्याय 3 किससे रिलेटेड है, तो रैयत से रिलेटेड है। रैयत से कौन रिलेटेड है, तो अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 4 किससे रिलेटेड है, तो बंजर भूमि
एवं खाली जूतों की बंदोबस्ती से रिलेटेड है कौन, तो 4। तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। 4, 5, 4 और 5 आपको याद करना होगा, ठीक है। वैसे तो मैं जिस चीज़ को कलर किया उसको आप याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आराम से आप अगर क्वेश्चन आएगा तो इतने सही आएंगे, ठीक है। तो पाँचवां किससे रिलेटेड है, तो पाँचवां लगान से रिलेटेड है। जो लगान का जितना भी प्रावधान दिया हुआ है, परिभाषा दिया हुआ है, क्या क्या उसमें अनुबंध है, ये सब दिया हुआ है, वो किस में, तो अध्याय 5 में दिया हुआ है, ठीक है, लगान संबंधित, ठीक है। जो अध्याय 6 है हमारा, वो भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, ठीक है। भूस्वामी द्वारा भूमि के अर्जन जो जो जो, जो अनुबंध है उससे कौन रिलेटेड है, तो हमारा अध्याय 6 रिलेटेड है। अब इतना याद रखिएगा। धारा 7 क्या है, अध्याय 7 क्या, धारा बार बार बोल दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा धारा धारा बोलते बोलते आदत हो गया ना। चलिए आप समझ सकते हैं, आप तो ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। चलिए तो 7 क्या है, तो 7 है में है क्या, न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया का जितना भी जो प्रावधान किया गया है वो अध्याय 7 में किया गया। अब अध्याय क्या है, अध्याय 8 परिसीमा, ठीक है। और जो अध्याय 9 है उसमें क्या है, विविध प्रावधान है। इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट आपको 2 है, 4 है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। अगर आप याद रख पाएंगे तो 7 की याद रखिएगा, 7 में इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है। 2 में क्या है, ग्राम प्रधान। 3 में क्या है, रैयत। 4 में क्या है, बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती। 5 क्या है, लगान है। 6 क्या है, तो भूमि, तो भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। और 7 क्या है, न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। 8 क्या है, परिसीमा है। तो आप याद कर लीजिएगा, अब 1-2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। ये तो भाई फैक्ट है ना, अब इसमें कोई ट्रिक तो नहीं लगा सकते हम। अब थोड़ा एक बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा यार, कोई बड़ा चीज़ थोड़े, ठीक है। इंसान से बढ़ के कोई चीज़। और तो और आप लोग तो कुछ ज़्यादा ही समझदार है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। फिर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यार उतना तो होगा नहीं, कैपेसिटी की याद ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम शब्दावली और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हम आगे जो पढ़े ना तो उसे समझने में आसानी हो, जब धाराएँ पढ़े तो, ठीक है। तो धारा देखिए, गाँव 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 क्या होता है ना, गाँव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खास गाँव होते हैं, एक नॉन खास गाँव होते हैं। तो खास गाँव का जो जो मेन चीज़ है कि उसमें प्रधान और मूल रैयत नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में जेपीएससी 2016 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्या है, तो 2 गाँव होते हैं, 2 गाँव होते हैं, एक तो खास गाँव होते हैं, एक तो नॉन खास गाँव होते हैं। तो खास गाँव में प्रधान और मूल रैयत नहीं होते हैं, ठीक है। और नॉन खास गाँव में प्रधान और मूल रैयत होते हैं, ठीक है। और जो प्रधान और मूल रैयत का जो चुनाव होता है वो उपायुक्त के आदेश के द्वारा ही होता है। अगर आप उपायुक्त को आवेदन दीजिएगा उसके बाद ही इनका चुनाव किया जाता है। और जो खास गाँव में प्रधान और मूल रैयत की नियुक्ति कौन करता है, तो उपायुक्त करेगा, ठीक है। दोनों में उपायुक्त है, ठीक है, आप याद रखिएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि खास गाँव क्या है, तो खास गाँव में कोई भी प्रधान नहीं होता और ना ही कोई मूल रैयत होता है। और नॉन खास गाँव में प्रधान भी होता है, मूल रैयत भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रधान की मृत्यु होने के 3 महीने के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है, ठीक है। अगर प्रधान मर जाता है किसी भी स्थिति में तो प्रधान की मृत्यु होने के 3 महीने के अंदर चुनाव कराना वो मतलब ज़रूरी है। अगर आप 3 महीने के अंदर चुनाव करा के एक नया प्रधान नॉन खास गाँव को दे दीजिए, ठीक है। और कौन करेगा, तो ये उपायुक्त की देखरेख में चुनाव होगा, ठीक है। और इसमें 2/3 जिसको वोट मिलेगा वही गांव का प्रधान बनेगा, आप याद रख सकते हैं। चलिए और थोड़ा कृषि वर्ष के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। जो संथाल परगना जो हमारा क्षेत्र है ना वो बंगाल से सटा हुआ है। तो बंगाल से सटा होने के कारण ना वहाँ पे बंगाली परंपरा का प्रभाव है। तो बंगाली परंपरा के अनुसार जैसे बंगाल में क्या होता है ना, कृषि वर्ष बैसाख के समय मनाया जाता है, बैसाख से स्टार्ट होता है। तो उसी प्रकार हमारे संथाल परगना में भी कृषि वर्ष कब से स्टार्ट होता है, तो बैसाख से स्टार्ट होता है। आप याद रखिएगा कब से स्टार्ट होता है, बैसाख से। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि संथाल परगना में जो कृषि वर्ष है तो किस टाइम से स्टार्ट होता है, तो आप बैसाख लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। तो धाराएं मैं आपको कल को पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। कल हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम धाराओं को पूरा कंप्लीट कर देंगे और साथ में एप्लीकेशन रूल को भी पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पेशा कानून भी तो 2 लाइन का है, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्योंकि धाराएं पढ़ने हैं आपको। चलिए वैसे आप आज पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। अगर आपने ये जो पढ़ लिया ना, ये जो एसपीटी एक्ट का जो ये पेज है, ये पेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आराम से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। कल तो हम पूरा कंप्लीट करा देंगे और फिर उसके बाद अपन टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट से हमें ये मालूम चलेगा कि हमें कितना पढ़ा हुआ है और कितना हमें याद है, ठीक है। तो हो जाएगा। अगर आप हमारा एसपीटी का नोट्स लेना चाहते हैं और सीएनटी एक्ट का तो आराम से 30 रुपये पेमेंट करके आप नोट्स ले सकते हैं विद एमसीक्यू 40 रुपये। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मैं बता ही चुका हूँ कि जेपीएससी में समय की बहुत कीमत है। अगर आप अभी नोट्स बनाने जाएगा तो बहुत समय लग जाता है, ठीक है। आप पीटी तो पास कर लीजिएगा, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा मेंस के लिए क्योंकि टाइम कम बचेगा। चलिए ठीक है, आपको भी लगेगा बोल वचन कर रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कल से मिलते हैं, ठीक है। कल हम सेकंड पार्ट के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।